अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। 48 घंटे बाद एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान हमले शुरू हो गए। इससे पहले हमने देखा था कि बर्गनस्टॉक में अहम मुआहदा हुआ जिसमें यह बताया गया था कि दोनों फरीकैन के दरमियान मुकम्मल सीज फायर होगा। इस वक्त भी टेक्निकल टीम्स जो हैं वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। साथ ही ईरान ने भी रिटेलिएट किया है, कुवैत और बहरीन पर भी हमला किया है। अमेरिका के हवाई अड्डे यहाँ पे मौजूद थे जहाँ पे ईरान ने रिटेलिएट किया, जिस पे कुवैत का कहना है कि हम अपना बदला ज़रूर लेंगे। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप अमन और मुआहदे के बारे में बात कर रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और ईरान के लिए भी ये खुशखबरी है कि उसकी जो एसिड फ्रीज है उसे भी अनफ्रीज कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि खित्ते में मजीद कशीदगी फैल रही है। खलीज ममालिक में जो जंग रुक गई थी, अब ईरान की जानिब से भी बहरीन और कुवैत पे हमला हुआ। साथ ही अमेरिका ने भी कई साहिली इलाकों पर ईरान के ड्रोन हमले किए, मिसाइल हमले किए, जिसमें कई हिलाकतों के हवाले से खबर तो सामने नहीं आ रही, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर बताया जा रहा है कि जो जौहरी तनसीबात हैं या जो ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं ईरान की, उसे अमेरिका ने निशाना बनाया है। टेलीकम्युनिकेशन टावर पे भी जो है अमेरिका ने हमला किया है। यूं बताया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अब से कुछ देर पहले जो ये खबर भी सामने आई कि कल दोहा में अहम मुज़ाकरात होंगे ईरान के, अमेरिका के, और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि इस मुज़ाकरात की पेशकश ईरान ने की है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया ये दावा कर रहा है कि किसी किस्म के कल कोई मुज़ाकरात दोहा में नहीं हो सकते। सबसे पहला फेज ये था, अगर क्लॉज नंबर 5 को डिस्कस किया जाए, कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जो जहाज गुजरेंगे ईरान उसे सेफ पैसेज फराम करेगा, और जो नई स्ट्रैटेजी होगी वो ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की मिलकर बनाएंगे, यानी कि उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे रहेगा। ईरान का भी ये कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे हमारी खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि खित्ते में मजीद कशीदगी जो है वो सामने आ रही है। साथ ही सऊदीया के हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया गया, लेकिन इस हवाले से मजीद तफसीलात जो है वो सामने नहीं आई है। कल अगर एक अहम बैठक होती है दोहा में और दोनों फरीकैन के दरमियान अहम मुज़ाकरात होते हैं, तो यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान की काविशें हैं जो सामने आ रही हैं। लेकिन अगर कल मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर क्या एक बार फिर हम देखेंगे कि खित्ते में मजीद जंग जो है वो तवील हो सकती है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सऊदीया के साथ ईरान की जंग हुई, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात करवाए, बातचीत हुई, तो हमने ये भी देखा कि ईरान ने सऊदीया पर रिटेलिएट नहीं किया, हमला नहीं किया, और सऊदीया की जानिब से ये भी कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप को कि जो फ्रीडम प्रोजेक्ट जिसका हम जिक्र पहले भी करते रहे हैं उसे बंद किया जाए। लेकिन ईरान का ये कहना है कि खलीज ममालिक में सबसे ज़्यादा जिससे कुर्बत रखी है वाशिंगटन से वो बहरीन है, जबकि माजी में हमने ये भी देखा है कि मुत्तहदा अरब अमारात से भी इसराइल के और अमेरिका के बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। साथ ही साथ जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो ये खबर भी सामने आ रही है कि इसराइल के लेबनान पर इस वक्त भी हमले जारी हैं। सुरंग को जो है वो तबाह किया गया है, और फिर नेतन्याहू ने ये भी कह दिया कि अगर जो हमने ये हमला किया है इसमें डोनाल्ड ट्रंप से हमने मुशावरत भी की थी, उनको लूप में भी लिया था। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब, दफाई तज्जियाकार हैं। एहसन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे कड़ी नज़र रखते हैं। इनके हमरा हैं अजीम सब्जवारी, सहाफ़ी हैं तेहरान से। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अजीम साहब का। सर, ये बताइएगा कि तेहरान से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि एक गिरोह है जो नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हों, क्योंकि इस्लामाबाद अकॉर्ड में जो निकात पे बात हुई थी उसकी खिलाफ वर्जी की गई है अमेरिका की जानिब से, और एक बार फिर तेहरान के ईरान के कई जजीरों पे अमेरिका ने हमला भी किया है। लेकिन अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि एक जहाज़ वहाँ से गुजर रहा था स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे, उन्होंने ईरान का कहा नहीं माना, तो ईरान ने उस जहाज़ पे, उस शिप पे जो है हमला किया। यही वजह है कि ये जो जंग है अब दोबारा शुरू हो गई है। क्या कहेंगे? देखिए, जंग तो रुकी नहीं थी। ये अगर आप कहें कि जंग बंदी थी, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई, इसलिए कि अमेरिका शुरू ही से सिर्फ और सिर्फ हम ये समझते हैं कि एक सेफ पैसेज चाहता था, एक जिसको हम कहते हैं टाइम बाइंग, के जी। वक्त खरीदने की एक कोशिश थी अमेरिका और सह्यूनी हुकूमत की जानिब से कि मुज़ाकरात के जरिए से कुछ वक्त जो है वो खरीदा जाए, सही। और उन्होंने इस बात की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो पहले दिन से अमल करना चाहते तो जो इस्लामाबाद में एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद ऐलान इस्लामाबाद के नाम से स्विट्जरलैंड में जिस पर दस्तखत हुए, कम से कम उसके दस्तखत के बाद ही उसको मान लेते। हालांकि आपको याद होगा जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे तो यही खबरें आई थी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया था
कि ऑल फ्रंट्स पर जो है वो जंग बंद होगी। तो क्या लबनान में जंग बंद हो गई? सही। नहीं हुई, और अब जी। तक हमले जारी हैं, जिसका आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया। फिर उसके बाद जब ये 14 निकाती मंसूबे पर दोनों ने दस्तखत भी कर दिए, दोनों ममालिक के सदूर ने दस्तखत कर दिए, तो कहा यह जा रहा था कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद क्या लबनान पर हमले बंद हो गए? नहीं हुए। इसके बाद जो इसी मुआहदे की एक शिक के तहत ईरान के असासे रिलीज करना थे अमेरिका को, क्या अमेरिका ने वो असासे रिलीज कर दिए? नहीं किए। इसके बाद ईरान ये कहा गया कि आबनाए हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बाकी रहेगा, और जो भी शिप यहाँ से कमर्शियल्स जाएंगे वो ईरान की इजाजत, ईरान के इल्म में जी। लाकर ईरान के मुकर्रर करदा जो पैसेज होगा उससे अबूर करेंगे। तो क्या अमेरिका ने इस पर अमल दरामद किया? नहीं। अमेरिका ने इसके बाद बावजूद इसके कि ईरान ने आने और जाने के लिए आबनाए हुर्मुज में पैसेज मुकर्रर कर दिया और कहा कि ये इस इलाके से तमाम गुजरने वाले कमर्शियल जहाज जो हैं वो यहाँ से जी। गुजर सकते हैं बगैर किसी किसी जिसको वो टैक्स और टूल कहते हैं उसके बगैर, यानी आजादाना जा सकते हैं। लेकिन इस रूट से जाएंगे जो ईरान ने जो है मुकर्रर किया है। तो फिर आपने जुनूब के इलाके से जो है वो एक पैसेज बनाने की क्यों कोशिश की? इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत में फतूर है। अमेरिका मुआहदा चाहता है लेकिन मुआहदे पर अमल दरामद नहीं चाहता। वो मुआहदा करता है लेकिन वो चाहता है कि अजीम फरीक साहब, बाकी मुकाबिल गेस्ट मुआहदे का पर भी तो अमल दरामद मैं करे, रुख लेकिन करूंगी। अमेरिका उसका मुताल जी, उनसे भी सवालात करूंगी, लेकिन जो मेरा अहम सवाल था वो ये था कि तेहरान के अंदर से भी मुखालफत हो रही है कि अमेरिका के साथ मजीद मुज़ाकरात ना हो, जैसे कि अब्बास अरागची साहब हैं, स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ साहब, उन पे एतमाद नहीं किया जा रहा, या प्रेशर दिया जा रहा है कि क्यों कर रहे हैं अमेरिका से मुज़ाकरा, सीज़ फायर मुकम्मल भी नहीं होती और फिर हमले किए जाते हैं। देखिए, ये अवामी सतह पर तो ये बात हो सकती है कि जो लोग ये देख रहे हैं, लेकिन जो लोग डिप्लोमेसी को समझते हैं, जो लोग सही। जंग को समझते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसा मुतालबा सामने नहीं आ रहा, और जो ईरान के जो हवाले मुज़ाकरात के हवाले से जो ईरान की क़यादत है, जो ईरान के फैसला साज इदारे हैं, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुमकिन है कि आम सतह के ऊपर लोग अमेरिका के इक़दाम को देखते हुए कुछ इस तरह की बातें कर रहे हों, लेकिन सियासी सतह पर और जो ईरान की हुकूमत की सतह पर और फैसला साज इदारों की सतह पर ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसको पहले से ईरान के अवाम भी समझते हैं, ईरान की हुकूमत भी समझती है कि अमेरिका जो है वो नाकाबिल एतमाद है। लेकिन चूंकि इलाके के ममालिक जी। और ख़ास तौर से पाकिस्तान की जानिब से ईरान से ये कहा गया था कि आप अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में इंगेज हों, तो ईरान ने इस बात को कबूल कर लिया कि ठीक है, अगर इसके नतीजे में, सालिसी के नतीजे में कोई सही। बात बनती है तो उसको हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जब सालिसी के नतीजे में एक मुआहदे के ऊपर जो दस्तखत भी हो गए, दोनों ममालिक के सदूर ने भी दस्तखत किए और मीडिएटर की हैसियत से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उस पर बिल्कुल। दस्तखत किए, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि ना अमेरिका इसराइल को रोक पाया ये लबनान पर हमला करने से, ठीक ना है। ही उसने ईरान के पैसे रिलीज किए, और ना ही वो आबनाए हुर्मुज में ईरान की जो कंट्रोल है उसको कबूल करने के लिए तैयार है, बल्कि वो हत्तल मकतूर ये कोशिश कर रहा है कि वहां से जो है किसी न किसी तरह से कोई एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि ईरान की जो अमलदारी है इस इलाके पर उसको बाईपास बिल्कुल किया ठीक जा है सके। मैं अजीम साहब, समझता हूँ आपका कि ये कमेंट आ गया जी। नेक नीयत ये जी बिल्कुल ठीक है। समझे साहब, जी एक बार फिर हम देख रहे हैं कि गल्फ ममालिक में जंग छिड़ सकती है, जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है कुवैत के हवाई अड्डों पे, ऑल्दो वो अमेरिका के हवाई अड्डे थे जो वहाँ मौजूद थे, और बहरीन ने भी कह दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि ईरान एक धमकी भी दी कि अगर बहरीन अपने हद में नहीं रहा तो एक बार फिर बहरीन को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। आप कैसे देख रहे हैं इस वाक़ये को? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो डुअल था, जो जंग हुई, ये दो अनइक्वल्स के दरमियान हुई। एक सुपर ताकत है, सुपर पावर है दुनिया की तमाम जराए जंग के साथ, और दूसरी तरफ ईरान जो कि एक छोटी ताकत है और उसके पास जो जराए हैं वो महदूद थे, सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स थे। उनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेवी नहीं थी, एयरफोर्स नहीं थी, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम नहीं थे। लेकिन रिजल्ट ये निकला कि जो सुपर पावर है उसको बहुत बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और वो अपने अहदाफ हासिल करने में बुरे तरीके से नाकाम रहे। ना इस सिचुएशन में वो जो सुपर पावर है वो मेरे नज़दीक एजिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड और एंशियस है।
मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले दिन से जब से जंग शुरू हुई है, ईरान जो है वो एक छोटी ताकत होते हुए अमेरिका की नर्व्स के ऊपर राइड कर रहा है। अभी भी अमेरिका ने देखे उसके फॉलो अप में जंग के बाद जब सीज फायर हुआ जी तो किस तरह की धमकियां आना शुरू हुई, लेकिन ईरान जो है वो दे स्टूड देयर ग्राउंड और उन्होंने कोई डर खौफ का मुजाहरा नहीं किया। बातचीत हुई, बातचीत में भी ईरान ने वो कंसेशन नहीं दी अमेरिका को जो वो डिमांड कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे या डरा धमका के लेने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और किसी एनालिस्ट ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अमेरिका ने अपने एक्शंस के थ्रू ईरान के हाथ में वो वेपन दे दिया है जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा पोटेंट है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जब भी डिस्टर्बेंस होती है तो ये एक ना वे मैं कहूंगा कि अमेरिका की और ट्रंप की छेड़ बन चुकी है। छोटी मोटी वहां पे डिस्टर्बेंस होती है, वो बड़ा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। उनकी ट्वीट्स देखें, उनके रिस्पॉन्सेज देखें। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरी असेसमेंट में ये जो सीज फायर हुआ है और एमओयू साइन हुआ है, ये साइन हुआ है आउट ऑफ एग्जॉस्शन। अमेरिका के जो ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, उनके पास बातचीत के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन ये है कि वो करते हुए भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना जो है वो रीडीम करें अपनी ऑर्डर और अपनी मिलिट्री पावर और मिलिट्री मसल का डिस्प्ले करें। अल्टीमेटली ये होगा कि ये बातचीत ही होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में छोटा मोटा ये पिंग पोंग ये चीजें चलती रहेंगी और हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि एकदम सारी चीजें जीरो पे चली जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर कैसे समझते हैं आप कि ईरान जो रिटेलिएट कर रहा है, अगर हम बात करें समरे साहब कुवैत पे, बहरीन पे, तो इससे खित्ते में मजीद जंग फैल सकती है, तूल पकड़ सकती है? देखिए, मेरे नजदीक तो ये एक्शंस ईरान के जस्टिफाइबल है, क्योंकि अगर कोई मुल्क अपनी टेरिटरी किसी ऐसे मुल्क को दे रहा है जिसको ईरान दुश्मन समझता है और वो टेरिटरी इस्तेमाल होती है ईरान के खिलाफ। अब जब जंग हो रही थी और अमेरिका एज अ सुपर पावर इस इलाके में आया, उसने ये हमला किया, तो उस वक्त ये ममालिक इस पोजीशन में नहीं थे कि वो अमेरिका का फुली साथ दे सके, वेराज पूरी कोशिशें हुई कि ये ममालिक आपस में लड़ें। अब जबकि अमेरिका को विजिबली बहुत ज्यादा बड़ी एम्बेरसमेंट और मैं कहूँगा शिकस्त का सामना है, तो ये ममालिक कहने तक तो कह सकते हैं कि हम बदला लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ कर सकेंगे। दे कैन वॉक द टॉक। रीजन बीइंग कि जो बड़ा प्लेयर था वो तो शिकस्त खा के रीट्रैक्ट कर चुका है। ये जो छोटे ममालिक हैं, इनका कल को क्या बनेगा जब ये एग्रीमेंट्स हो जाते हैं और अमेरिका रिटर्न कर जाता अपने मतलब कंट्री में। सो उस सूरत में इन ममालिक का क्या बनेगा? स्टेटमेंट्स डेफिनेटली आएंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनमें कोई ऐसी एबिलिटी है कि वो ईरान के साथ इस तरह की वो कार्रवाई कर सके। बिल्कुल ठीक है। एहसन साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इजराइल हमले कर रहा है, लेबनान के कई इलाकों पे कब्जा भी कर लिया है, फिर एक बड़ा हमला जो है वो आज सामने आया, सुरंग को निशाना बनाया गया। एक बार फिर हम देखेंगे कि हिजबुल्लाह की जानिब से भी इजराइल पर मजीद हमले किए जाएंगे, क्योंकि तो क्लॉज में शामिल था। ईरान ने वाज़ेह कह दिया था कि अगर लेबनान पे हमला किया जाएगा तो फिर इसे ईरान पर तसव्वुर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, वाइल ये ईरान की डिमांड ठीक है कि जी इफ द वॉर हैज टू स्टॉप, इट हैज टू स्टॉप ऑन ऑल फ्रंट्स। अच्छा, वो फ्रंट से वो साइबर स्पेस का भी है, वो सब चीज के अंदर शामिल है। तो ऐसे साहब हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन के जब ईरान डिमांड करता है कि जो जंग, अच्छा ऐसे साहब हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी आवाज। जी सर कुछ कहिएगा। आपको मेरी आवाज आ रही? सर इंटरनेट का कोई इशू है, आपसे जो है वो दोबारा राब्ता करते हैं। जी ठीक है। अजीम साहब ये बताइएगा, तेहरान के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन ईरान का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर लेबनान पे हमला किया जाएगा तो फिर इसे तसव्वुर किया जाएगा कि ईरान पे हमला किया गया। इस वक्त भी ये खबर सामने आ रही है कि ज़ेरे ज़मीन जो सुरंग है उसे तबाह कर दिया गया है। फिर नेतन्याहू का भी बयान मौजूद है कि ये जो हमने हमला किया है इसमें हमने डोनाल्ड ट्रंप को लूप में लिया था, उनको आगाह किया था और फिर ही ये हमला हमने लेबनान पे किया है। इस वक्त कई सारे ऐसे इलाके हैं जो इसराइल के कब्जे में हैं।
क्या कहेंगे आप, अगली हिकमत अमली क्या हो सकती है ईरान की इस पे? देखिए, ईरान का मौक़िफ़ हिज़्बुल्लाह और अपने जो इलाक़ाई इत्तेहादी हैं उनके हवाले से पूरी तरह से वाज़ेह है। और जो इस्लामाबाद मुफ़ाहमत है या वो जो MOU है उसमें भी इस बात को लिखा गया है कि तमाम फ्रंट्स पर जंग बंद होनी चाहिए। अगर नहीं बंद होती तो ईरान इसका रिस्पॉन्स करेगा और रिस्पॉन्स देगा। और पिछले दिनों आपने देखा कि ईरान जब इसराइल ने ज़ाहिया पर हमले की कोशिश की थी और ऐलान किया था तो ईरान ने उस पर जो है सख्त इंतबाह दिया था और उसको मजबूरन वो बड़ा हमला तो तर्क करना पड़ा था। और उसके बाद फिर जब एक बार फिर जो है वो नबातिया पर हमला किया था इसराइल ने, तो ईरान की जानिब से उसको रिस्पॉन्स किया गया था और उस पर हमले किए गए थे। तो मैं तवक्को ये कर रहा हूँ कि ईरान की जानिब से इस पर रिस्पॉन्स आएगा और ज़रूर आएगा, क्योंकि ईरान अपने इत्तेहादियों को तनहा छोड़ने वाला नहीं है। लिहाजा अगर इसराइल या अमरीका ये समझते हैं कि ईरान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, तो ये उनकी भूल है। ईरान के पास जो है अपने दिफा के लिए और अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक भी और जो है वो फिजिकल भी। लिहाजा ईरान उनको इस्तेमाल करने से दर्रा बराबर भी गुरेज नहीं करेगा। जैसा कि आप पिछले दिनों देख रहे हैं, ईरान के खिलाफ उन्होंने जैसे ही कार्रवाई की सदर अमरीकी फौज ने, ईरान की जानिब से तो फौरी तौर पर जो है रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया और खित्ते में अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। अच्छा, अभी कल 2 दिन पहले मुज़ाकरात पिछले होने जा रहे 48 हैं घंटे के जो दोहा में, वाक़यात हैं, अब्बास अराग़ची साहब या स्पीकर? मेरा ख्याल है, देखिए मेरा ख्याल है कि ऐसा मुज़ाकरात का फ़िलहाल कोई इम्कान यूँ दिखाई नहीं दे रहा कि जब तक अमरीका और उसके एलाई यानी इसराइल वो शराइत पूरी नहीं करते कि जो शराइत MOU में लिखी हुई, तो MOU किस बुनियाद पर आगे बढ़ेगा? उसकी तो पहली शर्त यही है कि अगर आप पहली, चौथी, 5वीं और 10वीं और 11वीं शर्त पूरी करते हैं कि जिसमें आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अमलदारी को कबूल करना, उसमें कोई खलल डालने की कोशिश न करना, ईरान के जो असासे हैं उनको रिलीज करना और लबनान समेत तमाम फ्रंट्स के ऊपर जंग बंद करना। कौन सी शर्त पूरी की है अमेरिका ने MOU की कि जिसपे की बुनियाद पर जो है वो टेक्निकली बुनियाद पर या फनी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि इस वक्त तो पैसेज मौजूद नहीं है। कम से कम ईरान जो है इस सिलसिले में प्रेशर के लिए तो पॉज जरूर करेगा। और ये जो पॉज है मुज़ाकरात के अंदर, उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक अमेरिका जो है वो आमादा नहीं है कि वो इन मुआहदे के ऊपर अमल यानी करे। कि कल या कल कोई जो अमेरिका एक्सपेक्ट की किया जानिब जा से रहा था कि डेलीगेशन दोहा जाएगा मुज़ाकरात, उसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं सब्ज़वादी मुझे साहब? मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल कम नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ कि कम नजर आ रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल होते ही दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ग्राउंड ही मौजूद नहीं है मेरी नजर में। यानी मेरा तज्जिया ये है कि बात को आगे बढ़ाने के लिए किसी चीज की बेसिस तो चाहिए ना। जब ग्राउंड ही मौजूद नहीं है तो कैसे आगे बात बढ़ेगी? किस चीज पर अमेरिका ने अमल किया है ईरान के साथ किए अच्छा, गए MOUs के क्योंकि ऊपर कि जिस MOUs की बुनियाद पर बातचीत को आगे बढ़ाए? अच्छा, सबरेश साहब का भी मुझे रुक करना है, लेकिन मैं आपसे एक ये सवाल भी करती चलूं। अजीम साहब, आप ये बताएं कि अमेरिका की जानिब से जो हमला किया गया कल रात या इससे पहले परसों, वो उसकी शिद्दत क्या थी? और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा था कि ईरान ने खिलाफ वर्जी की है, जो जहाज स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजर रहे थे उन्हें टारगेट किया, उन्हें निशाना बनाया। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या इतलात हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो इस ये है वक्त कि जब आपने मुआहदे में जी अजीम प्लीज साहब। प्लीज आपने ये सवाल जी, मैंने अजीम मुझसे सवाल साहब, किया है। सबरेश साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ। जी ओके। अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ईरान ने किस चीज की खिलाफ वर्जी की है जो ये बात कही गई। जब तय हो गया मुआहदे के अंदर कि ईरान की जानिब से मुकर्रर करदा रास्ते से ही तमाम जहाज गुजरेंगे, आएंगे और जाएंगे, तो फिर ये जुनूब के इलाके से किसी को गुजारना एक तो खतरनाक भी है, क्योंकि वो इलाका जो है वहां पर माइनिंग्स भी मौजूद है, माइंस भी मौजूद है। तो लिहाजा आप किस बुनियाद पर वहां से जो है वो जहाज को गुजारे हैं। फिर दूसरे ये कि ईरान इस वक्त जंग से पहले वाली सूरत हाल नहीं है, ये जंग का इलाका है। ये बदअमनी अमेरिका और इसराइल ने फैलाई है और ईरान इस बात पर मजबूर है कि वो इस बात का इत्मीनान हासिल करे कि जाने वाला जहाज जो है ना तो दुश्मन का जहाज है और ना ही उसमें कोई ऐसा मटेरियल मौजूद है कि जो ईरान के लिए खतरा हो। जो सेफ पैसेज का जो 1982 और 1900 उससे पहले का जो कानून है इंटरनेशनल वाटरवे का, उसके तहत ईरान को इस बात का हक हासिल है कि वो इस बात का इत्मीनान हासिल करे कि जहाज जो है वो दुश्मन का नहीं है और उसके लिए सिक्योरिटी कोई रिस्क मौजूद नहीं है। तो फिर अमेरिका ने ये जो हिमाकत की है, जुनूब का पैसेज ऐलान करके वहां से लोगों को उकसा करके आप जो है जहाज यहाँ से गुजार के ले जा सकते हैं,
तो ये ईरान का राइट बनता है। ईरान ने अपने हक और कानून का पूरी तरह से और मुआहिदे का पूरी तरह से इसी पे इस्तेमाल किया, पॉइंट ले लिहाजा लेते ये तो हैं गैर समरीर कानूनी साहब नहीं है। से। समरीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी अजीम साहब की, वो ये कह रहे हैं कि जो रूट ईरान ने तय किया है वहीं से ही शिप्स को गुजरना था। कई बार इतला दी गई कि वो यू टर्न ले लें, रास्ता बदल लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अमेरिका की जानिब से जो रास्ता बनाया जा रहा है, आपने पूरा जो है उनका जवाब सुना है। क्या समझते हैं आप कि अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर, उनके जजीरे के ऊपर, ये एक अहमकाना हमला था, या ईरान ने जो शिप पे हमला किया है उससे मजीद जंग तवील हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने पहले रिप्लाई में कहा था कि अमेरिका जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी को डिस्प्ले कर रहा है, और अमेरिका की जो ट्रस्ट वर्दीनेस है उसको एक क्रेडिबिलिटी होती है किसी भी पावर की, क्योंकि ईरान ये फील करता है कि 3 दफा उनके साथ ये हुआ है कि नेगोशिएशंस किसी एंड पे पहुंचती हैं और फिर कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा काम कर दिया जाता है कि लड़ाई का रास्ता जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है। इस वक्त भी ईरान जस्टिफाइबली एप्रीहेंसिव है कि क्या अमेरिका सिंसेयर है अपनी सारे प्रोसेस में, या वो सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है। मेरी असेसमेंट जाती तो ये है कि अमेरिका के पास ऑप्शन कोई नहीं टॉक्स के अलावा। जंग जो है वो अभी इस वक्त इस रीजन में इस जंग के कंक्लूजन के बाद और भी ज्यादा कम प्रोबेबल और कम वो प्रॉफिटेबल बन गई है। सो अमेरिका को ये करना ही करना है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका अगर कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, कोई बातचीत जिसपे कुछ एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, उसके ऊपर भी बैक ट्रैक कर जाते हैं। फिर इसके अलावा ये है कि जब बातचीत हो रही होती है तो उसमें थ्रेट्स आना शुरू हो जाती हैं। ये जो अटैक्स हुए हैं, मेरे नजदीक बहुत ज्यादा ये कोई इनका कोई बहुत प्रोनाउंस्ड इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ अपने गुस्से का इजहार है। जो ईरान का एक्शन है वो मैं समझता हूँ कि जाहिर है वो अमेरिका की जो मेनलैंड तक तो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है स्ट्राइक करने की, लेकिन वो बेसिस जो कि ईरान के खिलाफ यूज हो रहे हैं उनके ऊपर तो उनका अटैक करने का हक है और उन्होंने किया। और इस जो जंग जब जारी थी उस वक्त भी किया था। तो इन ममालिक ने इस तरह की कार्रवाई नहीं सोची थी कि उस वक्त वो ईरान के खिलाफ जो है वो रिटेलिएट करें। मुझे नहीं लगता कि ये मजीद आगे ये हमले जारी रहेंगे, बल्कि अमन का रास्ता ही अडॉप्ट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एहसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एहसन साहब, कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं दोहा में। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के कहने पे कल दोहा में अहम मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, यूँ लगता नहीं है कि कल मुज़ाकरात हो पाएंगे। ऑल्दो टेक्निकल कमिटीज़ जो है वो काम कर रही हैं। ईरान की जो फ्रीज एसेट्स थे अब तक वो ईरान को नहीं दिए गए। जो MOU में जो क्लॉजेस थे उन पर भी अमेरिका की जानिब से अमल दरामद नहीं हुआ है। अच्छा, देखिए, हाँ, ये जो हम जब जिस फेज में भी है ना, ये एक तो इसको लेट्स कीप इट, ये पीस का फेज नहीं है, ये अमन का फेज नहीं है, ये निगोशिएशंस का फेज है। और निगोशिएशंस का फेज जो है वो काफी डेलिकेट और डेंजरस भी होता है, क्योंकि इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी का आंसर थोड़ा सा कम हो जाता है। दोनों साइडें, किसी भी साइड पे जो खासतौर पे जो फेंस सिटर्स होते हैं वो लिस्ट कर जाते हैं किसी एक साइड से दूसरी साइड पर, उनका एटीट्यूड चेंज होता है, क्योंकि कैपेबिलिटी मौजूद होती है, इंटेंट किसी टाइम पे भी चेंज हो जाती है। दूसरा ये कि जहां से ये पिछला फ्लैश पॉइंट निकला है, उसका जेनेसिस ये है कि एक मर्चेंट शिप पे पहले कार्गो के ऊपर और उसके बाद एक ऑयल टैंकर के ऊपर भी एक प्रोजेक्टाइल हिट किया गया IRGC की तरफ से, और वो कर देंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा लेट्स टेक इट ऑन अ मोर पॉजिटिव वाइडर नोट पे देखें। अगर जो कानूनी पोजीशन है किसी भी आबनाए से गुजरने की, उसमें से गुजरने का रास्ता नहीं रोका जा सकता, कानूनी पोजीशन ये है। और अगर आप किसी स्टेट को दुश्मन स्टेट करार देते हैं, तब भी अगर वो आपके टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजरता है, तब आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। दूसरे के टेरिटोरियल वाटर्स में से, जो कि 12 मील के अंदर अंदर है, उस पे गुजरने पे आप एक्शन नहीं ले सकते। अब IMO में ओमान ने मिलकर जो एक सदर्न रूट को डिक्लेयर किया, वो रूट था जिसको पहले ईरान ने डिक्लेयर किया हुआ था कि वो डेंजरस है और वहां पे उसने माइनिंग की हुई है। एक तरीके से एक असेसमेंट कर ली गई, प्रॉबेबली, आई एम नॉट श्योर कि मैंने कहीं पे इसका ओपनली डिक्लेरेशन नहीं देखा कि इस रूट पे माइंस नहीं है और सदर्न रूट को फॉलो किया जा सकता है। सो अगर उसके ऊपर ईरान ने ऐसा एक एक्शन लिया है, एक शिप जो कि ओमान के टेरिटोरियल वाटर में से जा रहा है, तो उसके ऊपर ईरान के एक्शन की वैलिडेशन नहीं बनती है, पहली चीज।
सेकेंडली, जब दोनों साइडें मैक्सिमलिस्ट अप्रोच के साथ चल रही हैं तो वो अपनी कोई भी वीकनेस नहीं दिखाना शुरू होंगे। जाहिर बात है, अब एक ऐसी पोजीशन जहां पे जो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अपना कंट्रोल जाहिर करना चाह रहा है, लेकिन एक कानूनी चारागाही को एक्सप्लॉइट किया गया और ओमान के टेरिटोरियल वाटर में से जहाजों ने गुजरना शुरू किया। और ये मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स भी हैं जो कि AIS के ऊपर ट्रैकिंग करके दिखा रही हैं कि कितने जहाज जो है वहां से गुजर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ शिप्स जो है वो सदर्न रूट को फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो ईरान का नैरेटिव था दैट आई कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा था। यानी उसको जारी बात है वो जहाजों को नहीं रोक सकते थे इस तरीके से। तो उन्होंने एक एक्शन लिया जिसका एक रिएक्शन आया। तो उस रिएक्शन के ऊपर ईरान ने काउंटर एक्शन अपना किया कि जी उन्होंने अमेरिकन बेसिस के ऊपर कुवैत में और बहरीन में किए, और फिर अभी जो आइलैंड्स के ऊपर दोबारा से स्ट्राइक किया गया। ये एक विशेष सर्कल है, पहली चीज जो है। दूसरा ये है कि जो इसका रीजनल लिंकेजेस है, हर जब भी ये वायलेशन होगी बिटवीन US और ईरान के दरमियान, किसी भी किस्म की किसी भी पार्टी की तरफ से वायलेशन होगी, ये इजराइल के लिए एक गो अहेड सिग्नल होगा कि वो जो एग्रीमेंट लेबनान और इजराइल के दरमियान हुआ और US के दरमियान, उसको किसी भी स्टेज के ऊपर वायलेट कर सकता है, वेदर वो एक्टिव स्ट्राइक करे। लेकिन इजराइल की जानिब से भी तो इस वक्त भी लेबनान पे हमले हो रहे हैं, सुरंग पे निशाना बनाया गया, और फिर नेतन्याहू को स्टेटमेंट भी है कि अगर हम लेबनान पे हमला कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को हमने लूप में भी लिया है, उनको आगाह कर दिया था हमले से पहले। देखिए, इस पूरे क्राइसिस के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और नैरेटिव्स को अपनी प्रिज्म से सामने रखने के लिए जो भी किया जा रहा है, हर पार्टी जो है इसको अपने अंदाज से प्रेजेंट करने की जरूरत है। जारी बात है, इस पूरे एपिसोड के अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स मौजूद है। बिगेस्ट स्पॉयलर इजराइल है। यू शुड नॉट काउंट आउट हिजबुल्ला ऑल्सो, क्योंकि हिजबुल्ला के अपने स्टेक्स इसके अंदर मौजूद है। हिजबुल्ला एक नॉन स्टेट एक्टर है विद इन अ स्टेट। अब जब आप कहते हैं कि जी ईरान डिमांड करता है कि जी उसके अंदर हिजबुल्ला के साथ जंग रुकी जाए, तो पेरेंट स्टेट तो लेबनान है। इट इज वो लेबनान की जिम्मेदारी है कि उस जंग को रुकवाया जाए। ईरान इतनी दूर से बैठ के इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और उसके बाद जब रिएक्शन उसके ऊपर आता है, उसको उस रिएक्शन के ऊपर इजराइल एक कैसेस बिलाए बना के अपनी वायलेशंस करता जाएगा। और अगर वो हिजबुल्ला के अगेंस्ट नहीं भी करेगा तो ये याद रखिए कि उनके पास एक सबसे सॉफ्टवेयर टारगेट जो है वो गजा मौजूद है। वो अपने सारी फ्रस्ट्रेशन गजा पे निकाल देंगे, और ये पिछले दिनों से चल रहा है, वेदर वेस्ट बैंक के ऊपर भी और गजा पे भी, कि सीज फायर होने के बावजूद भी जो है वो तकरीबन 1100 लोग जो है वो गजा में शहीद हो। बिल्कुल ठीक है। एहसन साहब, समरेश साहब हमारे साथ मौजूद है क्योंकि वक्त की कमी है। समरेश साहब, सऊदीया के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया और फिर ये भी बताया जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कुछ दूर पहले ही वो हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जब निशाना बनाया गया। आप इसको मजीद इलैबोरेट कर सकते हैं कि बेसिकली ये वाकया क्या था? ये एक हादसा था या फिर वाकई इस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है? देखिए, जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इनहेरेंटली ज़्यादा प्रोन टू एक्सीडेंट्स एज कंपेयर टू फिक्स्ड विंग। और ये कहा जाता है कि फिक्स विंग के कंपैरिजन में हेलीकॉप्टर 4 टाइम्स ज़्यादा उसका रिस्क होता है किसी भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने का। सो अभी तक चूंकि इस तरीके की कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है कि कोई अटैक हुआ या किस तरह, तो मैं तो अभी तक इसको यही समझूंगा कि ये एक हादसा था और वो जो है जिसमें कि उनकी कीमती जानें गई। हेलीकॉप्टर्स का इस तरह से एक्सीडेंट्स होना एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक कॉमन एस्पेक्ट है, और जब तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सॉलिड नहीं आती कि उसके ऊपर कोई अटैक हुआ है तो तब तक मेरा ख्याल है इस पे कमेंट करना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया समरेश साहब आपके वक्त का। एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजीम सब्जवारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।